नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से आप स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वाइटल नॉलेज एकेडमी पर। दोस्तों, पिछली क्लासों में हमने न्यायपालिका को शुरू किया और उसके दो भाग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पढ़ चुके हैं। आज हम उसके सबसे अधीनस्थ स्तर यानी सबसे निचले स्तर जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय के बारे में जानेंगे। दोस्तों, तो शुरू करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय, जिसको हम जिला न्यायालय के रूप में भी जानते हैं, जिसको हम जिला न्यायालय, जो हमारे जिला स्तर पर न्यायालय होता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा हमने देखा कि भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। भारत में एकीकृत पिछली क्लास में हमने देखा था कि एकीकृत न्यायपालिका है। जैसे सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे HC हाई कोर्ट और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ये हमारा तीनों में सबसे अधीनस्थ यानी सबसे नीचे वाला स्तर है। सबसे ऊपर वाला स्तर हाई सुप्रीम कोर्ट, उससे ऊपर वाला हाई कोर्ट और उससे वाला जिला स्तर यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारे संविधान के भाग 6 में दिया हुआ है। भाग 6 जो 233 से 237 तक है। भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237। तो सबसे पहले अधीनस्थ न्यायालय में देखते हैं कि ये सबसे अधीनस्थ स्तर का न्यायालय है। कैसा है? हमारे देश में 3 तरह के न्यायालय। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर उसके नीचे हाई कोर्ट और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी इसे जिला न्यायालय भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जिला स्तर पर होता है। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो देश के स्तर पर, मतलब देश में एक, उसके नीचे हाई कोर्ट ये राज्य स्तर पर और उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय। ये कहाँ पे हो गया? जिला स्तर। ठीक है, तो हमारे तीनों स्तर हो गए न्यायालय के। अब देखते हैं हम जिला न्यायालय की संरचना कैसी है। जिला न्यायालय या अधीनस्थ तो दोस्तों, ये हो गया हमारा जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय। तो इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। इधर वाला दीवानी, दीवानी न्यायालय, और इधर वाला फौजदारी न्यायालय, फौजदारी या सत्र, इसको सत्र न्यायालय भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, दीवानी न्यायालय में जमीन के मुकदमे, ठीक है, पैसे के मुकदमे जो सारे इसमें आते हैं दीवानी न्यायालय में, इसमें आएगा जमीन, ठीक है, पैसे, रुपये, ये वाले सारे मामले किसमें आते हैं? दीवानी न्यायालय में। और फौजदारी न्यायालय में मारपीट और खून खच्चर वाले मामले सारे किसमें आएंगे? फौजदारी मामले में। ठीक है, अब हम उनके स्तर को देखते हैं। दीवानी न्यायालय में सबसे सर्वोच्च न्यायाधीश, हमारे दीवानी न्यायालय में जो सबसे ऊपर का सबसे बड़ा न्यायाधीश होगा उसको बोलेंगे जिला न्यायाधीश। क्या बोलेंगे? जिला न्यायाधीश। ठीक है, सबसे ऊपर वाला स्तर हो गया इसका जिला न्यायाधीश। ये क्या है? इसमें सिविल मामलों में, इसको क्या बोलते हैं? सिविल मामलों में यानी दीवानी मामलों में, सिविल
मामलों में, सिविल मामलों में जो इसकी शक्तियां हैं वो व्यापक है। तो सिविल मामलों में व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं, सिविल मामलों में व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, इसके नीचे वाला जो स्तर होता है वो होता है अधीनस्थ न्यायाधीश, सॉरी हाँ, अधीनस्थ न्यायाधीश। ठीक है, जो इससे नीचे होगा, सबसे ऊपर होगा हमारा जिला न्यायाधीश, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायाधीश, मतलब जिला न्यायाधीश से नीचे स्तर पे बोलेंगे अधीनस्थ न्यायाधीश। इसमें किसी भी, ये क्या करेगा, किसी भी मामले को सुन सकता है। ठीक है, और 1 लाख तक की अपील को सुन सकता है, किसी भी मूल्य के, क्या करेगा ये, इधर लिख सकते हैं, किसी भी मूल्य के मुकदमे, और क्या करेगा, 1 लाख की अपील की सुनवाई कर सकता है। ठीक है, ये क्या करेगा, किसी भी, मतलब जो हमारी मान लीजिए जमीन है उसका मूल्य कितना है, तो किसी भी स्तर का मूल्य हो, मतलब कितना भी बड़ा मूल्य हो, उसकी सुनवाई अधीनस्थ न्यायाधीश कर सकता है। ये तो सबको ही कर सकता है, लेकिन इसको अधिकार दिया गया है कि अगर मूल्य किसी भी मुकदमे में कितना भी हो, जमीन का, पैसे का, कितना भी मूल्य हो, तो उसकी सुनवाई कर सकता है। लेकिन जब ये अपील सुनेगा तो सिर्फ 1 लाख तक की अपील, 1 लाख तक की ही सुन सकता है। ठीक है, इसके नीचे आएगा मुंसिफ। मुंसिफ न्यायाधीश, मुंसिफ न्यायाधीश या मुंसिफ जज, ये क्या है, सबसे अधीनस्थ, मतलब सबसे छोटा न्यायाधीश जो होता है वो होता है मुंसिफ न्यायाधीश, जो हमारे तहसील स्तर पर भी बैठता है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये 1 लाख तक के तो मूल्य के मामले सुन पाएगा। ठीक है, जिसकी कीमत क्या होगी, 1 लाख तक की, और अपील को तो सुन ही नहीं सकता। तो इसके आगे लिखेंगे इधर 1 लाख के मूल्य के मुकदमे और अपील नहीं सुन सकता। ठीक है, ये तीनों हमने समझ लिए। दीवानी न्यायालय में, दीवानी न्यायालय में कहाँ पे, जहाँ पे पैसे का मामला हो, जहाँ पर धन का मामला हो, जहाँ पर जमीन का मामला हो, वहाँ पे क्या होगा, दीवानी न्यायालय। उसमें सबसे ऊपर वाला जो जज होगा वो होगा जिला न्यायाधीश। ठीक है, उसके नीचे वाला अधीनस्थ न्यायाधीश। जिला न्यायाधीश को सिविल मामलों में व्यापक शक्ति प्राप्त है। ठीक है, लेकिन अधीनस्थ न्यायाधीश को किसी भी मूल्य के मुकदमे सुन सकता है, लेकिन 1 लाख तक की जो अपील की सुनवाई करेगा वो 1 लाख तक की अपील की सुनवाई करेगा। उसके बाद आता है हमारा मुंसिफ न्यायाधीश, सबसे छोटा न्यायाधीश, जो तहसील स्तर पर बैठता है वो न्यायाधीश। वो क्या करेगा, 1 लाख तक के मूल्य की तो मुकदमों की सुनवाई करेगा, लेकिन अपील की सुनवाई नहीं कर सकता। अपील की सुनवाई करने के लिए आपको अधीनस्थ न्यायालय के पास और अधीनस्थ न्यायाधीश के पास जाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर दीवानी न्यायालय का। अब देखते हैं फौजदारी न्यायालय का स्ट्रक्चर क्या है। तो इसमें सबसे पहले आता है सत्र न्यायाधीश। ठीक है, जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश एक ही होता है। जब फौजदारी मामलों की सुनवाई करेगा, सत्र न्यायालय में सुनवाई करेगा, तो उसको बोलेंगे सत्र न्यायाधीश। जब ये दीवानी मामलों की सुनवाई करेगा तो उसको बोलेंगे जिला न्यायाधीश। तो सत्र न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश एक ही होता है। ये क्या करेगा, ये मृत्युदंड, उम्र कैद की सजा दे सकता है। क्या करेगा, ये उम्र कैद और मृत्यु की सजा दे सकता है। लेकिन जैसा हमने, जब हम हाई कोर्ट पढ़ रहे थे, हमने देखा था
कि अगर अधीनस्थ न्यायालय किसी को फांसी की सजा देता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, हाई कोर्ट से प्रमाणित कराना पड़ेगा। मान लिया सत्र न्यायाधीश ने किसी को फांसी की सजा सुना दी, लेकिन ये लागू नहीं होगी तब तक ये सजा हाई कोर्ट में जाए, क्या उच्च न्यायालय में जाए, और वहाँ का जज इसे प्रमाणित कर दे कि हाँ फांसी की सजा ठीक है, तब इसको फांसी दी जाएगी। लेकिन ये अपने आप से फांसी की सजा नहीं दे सकता, ठीक है, जब तक हाई कोर्ट उसको प्रमाणित ना कर दे। फिर इसका नीचे वाला स्तर होता है मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद नीचे वाला मुख्य न्यायाधीश, ये क्या करेगा, 7 वर्ष तक की सजा दे सकता है और जुर्माना कोई भी। ये क्या करेगा, 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माना कोई भी लगा सकता है। ठीक है, मतलब जो सजा दे सकता है मैक्सिमम वो उन केसों की ही सुनवाई करेगा जिन केसों में 7 वर्ष तक की सजा दे सकते हैं। ठीक है ना, हमें पता होता है ना भाई, इस केस में तो 7 वर्ष तक की मैक्सिमम सजा हो सकती है, इस केस में 3 वर्ष तक की हो सकती है, इसमें 10 वर्ष तक की हो सकती है। तो जो 7 वर्ष तक की सजा है उसकी सुनवाई करेगा, अगर जिसमें 10 वर्ष तक की सजा है उसकी सुनवाई नहीं कर सकता। इसके नीचे आता है न्यायिक दंडाधिकारी। इसके नीचे वो आएगा, ये हमारा हो गया, एक ये हो गया, इसके नीचे आएगा न्यायिक दंडाधिकारी। इसको न्यायाधीश को क्या बोलते हैं, दंडाधिकारी, क्योंकि ये दंड देता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं दंडाधिकारी। तो ये क्या करेगा, 3 वर्ष तक की सजा और 10,000 रुपए के जुर्माने वाले केसों की ही सुनवाई कर सकता है। समझे, मान लिया जिस अपराध में 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है उन्हीं की ही सुनवाई कर सकता है और 10,000 तक का जुर्माना लगा सकता है। अगर किसी में 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, किसी जुर्म करने पर 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है, तो उसकी सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी नहीं कर सकता। तो ये क्या करेगा, इसको मिटा ही देते हैं। ये क्या करेगा, 3 वर्ष तक की सजा वाले मुकदमे और 10,000 जुर्माना, इनकी सुनवाई कर सकता है क्या, न्यायिक दंडाधिकारी। और इसके नीचे होगा दंडाधिकारी, सबसे निचला स्तर। ये क्या करेगा, ये 1 वर्ष तक की सजा और 5,000 तक का जुर्माना। 1 वर्ष तक की सजा वाले मुकदमे और 5,000 क्या होगा, जुर्माना। जो मुकदमा इसके अधीन आता होगा ये वहां तक की ही सुनवाई कर सकता है। समझे, तो ये हमारा हो गया फौजदारी। सबसे बड़ा सत्र न्यायाधीश, जो मृत्युदंड की सजा भी दे सकता है, लेकिन मृत्युदंड कब होगा, तब उसको हाईकोर्ट प्रमाणित कर दे। उसके नीचे मुख्य न्यायाधीश, जो 7 वर्ष तक की सजा और कोई भी जुर्माना की सुनवाई कर सकता है। न्यायाधीश, न्यायिक दंडाधिकारी, वो क्या करेगा, जिसमें 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है और मैक्सिमम 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है, उन्हीं की सुनवाई कर सकता है। सबसे निचला स्तर दंडाधिकारी, ये क्या करेगा, 1 वर्ष तक की सजा और 5,000 तक का जुर्माना जो हो सकता है उसी केस की सुनवाई कर सकता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। सत्र न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश सबसे बड़ा न्यायाधीश है, और अगर दिवानी मामलों की सुनवाई करेगा तो उसको बोलेंगे जिला न्यायाधीश। ठीक है ना, जमीन का विवाद हो, कोई पैसे का विवाद हो, तो उसके लिए सुनवाई करेगा जिला न्यायाधीश। और जब जिला न्यायाधीश फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है तो उसको सत्र न्यायाधीश बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। ठीक है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति तो इसके लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 233 ये कहता है कि
न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, इसका वर्णन किसमें? अनुच्छेद 233 में। तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या क्या है? पहले तो केंद्र या राज्य की किसी सरकारी सेवा में ना हो। जिस व्यक्ति की नियुक्ति होनी है वो केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में ना हो। ऐसा ना हो कहीं पे सरकारी नौकरी कर रहा है और उसको न्यायाधीश बनना हो, तो क्या है, वो सरकारी निर्णयों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए उस पर रोक लगाई गई है। दूसरा क्या है कि वह 7 वर्ष तक क्या रहा हो? न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, 7 वर्ष तक क्या रहा हो? दूसरी शर्त होगी इसकी, 7 वर्ष तक ठीक है, 7 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। ये किसकी है नियुक्ति? यह सीजे की, मतलब जो जिला न्यायाधीश की। ठीक है, ये अन्य न्यायाधीश की नहीं है, जैसे न्यायिक, दंडाधिकारी उनकी नहीं, जो टॉप वाला सत्र न्यायाधीश जो है, ठीक है, उसकी नियुक्ति वो 7 वर्ष तक क्या रहो? न्यायाधीश। न्यायाधीश क्या रहो? या तो नीचे दंडाधिकारी रहा हो या मुंसिफ कोर्ट में जज रहा हो, तो कम से कम 7 वर्ष का उसको क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए। और दूसरा, हाई कोर्ट उसकी नियुक्ति की सलाह दे। नियुक्ति की सलाह दे। अगर हाई कोर्ट उसकी नियुक्ति की सलाह देता है और 7 वर्ष का उसे एक्सपीरियंस है मुंसिफ कोर्ट में या नीचे वाले अधीनस्थ किसी न्यायालय में, तो केंद्र और राज्य सरकार की सेवा में नहीं है, तो वो क्या होगा? वो जिला न्यायाधीश बन सकता है। ठीक है, अब देखते हैं अन्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? ठीक है, अनुच्छेद 234 में दिया गया है कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी। तो राज्य की न्यायिक परीक्षा, राज्य में क्या होती है? जज के लिए परीक्षा होती है, तो राज्य की न्यायिक सेवा की परीक्षा पास करने पर, ठीक है, देखिए अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य न्यायिक परीक्षा पास करने पर। ये किस में दिया गया है? अनुच्छेद 234। 234 कहता है कि कोई भी मुंसिफ जज या अधीनस्थ स्तर पर कोई भी जज तब बनेगा तब वह क्या कर ले? परीक्षा पास कर ले। और नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। राज्यपाल करता है, ठीक है। और इनकी अगर उम्र देखें या कार्यकाल, तो 60 वर्ष। कब तक करेंगे कार्य? 60 वर्ष तक। 60 वर्ष तक की उम्र में कर सकते हैं। अब हमारे 3 हो गए। तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, इसकी उम्र 65, हाई कोर्ट इसकी उम्र 62 और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसकी उम्र 60। ठीक है, उम्र कितनी होगी? 60 होगी। ठीक है, तो ये समझ आया। अब देखते हैं अनुच्छेद 235। अनुच्छेद 235 क्या कहता है? अनुच्छेद 235 जो कहता है कि अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण और निरीक्षण यानी नियंत्रण की शक्ति हाई कोर्ट में निहित है। ये क्या कहता है कि अधीनस्थ या जिला न्यायालयों की
निरीक्षण या नियंत्रण बोलते हैं, नियंत्रण की शक्ति किसके पास है? हाई कोर्ट के पास है। मतलब जैसे इनके न्यायाधीश जज हो गया, जज का ट्रांसफर करना है तो किसकी सलाह पे होगा? हाई कोर्ट की सलाह पे होगा। ठीक है, किसकी सलाह पे होगा? हाई कोर्ट की सलाह पे होगा। और उनकी छुट्टी करनी है, ठीक है, उनका कोई ट्रेनिंग करनी है तो इसका सब कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। यानी हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, छुट्टी को नियंत्रित करता है। ठीक है, जैसे हमने हाई कोर्ट में देखा था, हाई कोर्ट में क्या था? हाई कोर्ट में अपने प्रशासन की सारी जो शक्ति थी वो हाई कोर्ट में नहीं थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में जो इसकी शक्तियां हैं वो किसके पास हैं? वो हाई कोर्ट के पास है। ठीक है, तो ये था हमारा हाई कोर्ट। आगे कुछ कोर्ट हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। दोस्तों कुछ कोर्ट हैं, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है? जैसा हम नाम से ही समझ रहे हैं, फास्ट ट्रैक मतलब जो जल्दी से कार्य करता हो। ठीक है, तो ऐसा हुआ हमारे देश में बहुत सारे केस होगी, अभी भी है, बहुत सारे केस पड़े हुए हैं, उनका सुनवाई नहीं हो पाती। आदमी की उम्र निकल जाती है लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पाती। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे केस हैं। तो 11वें वित्त आयोग में, ठीक है, किसमें? 11वें वित्त आयोग ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की सलाह दी। इसने कहा कि क्या है कि देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए। किसके लिए? उन केसों के लिए, उन मुकदमों के लिए जो अंडर ट्रायल है। क्या है? अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल का मतलब जिनकी सुनवाई लगभग 5 वर्ष से अधिक से चल रही है, 5 वर्ष से चल रही है। वे मुकदमे जिनकी सुनवाई को 5 वर्ष से अधिक का समय हो गया है लेकिन अभी भी वो उनका कुछ निर्णय नहीं निकला है, तो उन केसों को निपटाने के लिए, उन केसों की त्वरित सुनवाई के लिए 11वें वित्त आयोग ने सलाह दी फास्ट कोर्ट ट्रैक बनाने की। तो जिन केसों की सुनवाई 5 वर्ष से अधिक हो गई है और जिनको त्वरित न्याय की आवश्यकता है उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाके सुलझाया जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा फास्ट ट्रैक कोर्ट। एक होता है दोस्तों एक होता है अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल। क्या है? अधिकरण। अधिकरण क्या होता है? ठीक है, अधिकरण यानी न्यायालय की भांति ही होते हैं। ये कैसे हैं? न्यायालय के जैसे ही होते हैं। तो इसको लिखेंगे न्यायालय की भांति होते हैं। ठीक है, जो काम न्यायालय करता है वही काम भी क्या करते हैं? ट्रिब्यूनल यानी अधिकरण करते हैं। उसमें किसी भी विशेष मामले की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय, समझे? ट्रिब्यूनल क्या है? जब कोर्ट के जैसे ही हो गए, न्यायालय के जैसे ही हो गए, तो फिर हमें इनकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि न्यायालयों पे बहुत भार है। अभी के समय में न्यायालय को बहुत भार है। और कोई विशेष मामला आ गया, जैसे 2 राज्यों के बीच में पानी का विवाद आ गया, तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए किसी विशेष मामले की सुनवाई के लिए किसी विशेष न्यायालय की स्थापना। ठीक है,
मान लिया कोई मामला है तो उसके लिए कोई विशेष न्यायालय बना, यानी किसी विशेष विशेष मामले के लिए। ठीक है, विशेष मामले के लिए विशेष न्यायालय होता है। ठीक है, विशेष मामले के लिए विशेष न्यायालय होता है। अब इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई और हमारे संविधान में भाग 4B जोड़ा गया। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूनल की स्थापना अगर देखें तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा कब की गई? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। और इसके द्वारा क्या हुआ? इसके द्वारा संविधान में भाग 14B, ठीक है, हमारे संविधान में 14A अधिकरण 14A जोड़ा गया। इसमें 323A और 323B को के द्वारा भाग 14 के 323A और 323B के द्वारा अधिकरण की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये किस लिए? कोई भी विशेष मामला हो तो उसके लिए विशेष न्यायालय, उसको क्या बोलते हैं? अधिकरण। जैसे दो राज्यों के बीच में पानी को लेकर विवाद हो जाता है, ठीक है, या किसी टैक्स को लेकर विवाद है, तो उसके लिए कहाँ जा सकते हैं? अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। उसमें क्या ये जोड़ा कब गया? तो इंदिरा गांधी की सरकार के समय 1976 में क्या हुआ? 42वां संविधान संशोधन हुआ। उसके द्वारा हमारे संविधान में भाग 14 में 14A को जोड़ा गया। उसमें दो अनुच्छेद 323A 323B जोड़ा गया। उसके द्वारा क्या हुआ? अधिकरण की स्थापना हुई। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे पारिवारिक न्यायालय। पारिवारिक न्यायालय, ये पारिवारिक न्यायालय क्या होता है? पारिवारिक न्यायालय नाम से स्पष्ट है, जहां पर परिवार के संबंधित मामलों की सुनवाई होती है। ठीक है, कैसी? जहां पारिवारिक मामलों की क्या होती है? सुनवाई होती है। पारिवारिक मामले कैसे? पति पत्नी का कोई विवाद हो तो उसके लिए, सास बहू का, दहेज का मामला भी सुन सकते हैं। ठीक है, तो इन सब मामलों के लिए क्या किया गया? 1984 में, ठीक है, 1984 में संसदीय विधि के माध्यम से, किससे? 1984 में संसदीय यानी कानून बनाकर, संसदीय विधि बोले तो कानून बनाकर स्थापना। ठीक है, किस लिए? कि जिससे पारिवारिक मामलों में जल्दी से त्वरित सुनवाई हो सके। तो परिवार के मामलों को अलग निकाल दिया। अभी उसी लाइन में लगे रहते तो मान लिया किसी पति पत्नी में झगड़ा चल रहा है, केस से चलते चलते इतना टाइम निकल गया कि पति पत्नी बूढ़े ही हो गए, तो उन मामलों को जल्दी से सुनवाई करने के लिए 1984 में क्या किया गया? यहाँ पर पारिवारिक न्यायालय की स्थापना की गई। और इनके कहाँ पे पारिवारिक न्यायालय कहाँ पे पाए जाते हैं? जहां पर 10 लाख की आबादी हो। एक पारिवारिक न्यायालय की स्थापना के लिए जिला स्तर पर कम से कम 10 लाख की आबादी होनी चाहिए। मतलब 10 लाख की आबादी पर एक पारिवारिक न्यायालय होगा। ठीक है, ये हो गया।
अब देखते हैं, अब हमारा बचा है लोक अदालत। एक टॉपिक बचा है लोक अदालत। लोक अदालत है क्या, यानी लोक अदालत यानी जैसे आप नाम से समझ रहे हो, जनता की अदालत। जनता की अदालत, इसकी स्थापना 1987 में, ठीक है। 84 में हमारी पारिवारिक अदालतों की और 87 में हमारी लोक अदालत की। तो भारत की जनता को जल्दी न्याय प्रदान करने के लिए, मतलब कुछ मामले ऐसे होते हैं जो लोकल लेवल पे सुलझ सकते हैं, ठीक है, जो लोकल लेवल पर उनको हम सुलझा सकते हैं, जनता आपस में बैठ के सुलझा सकती है। तो ये हमारे न्याय प्रणाली पर अधिक बोझ ना पड़े, उसके लिए निचले स्तर पर ही लोक अदालतों का 1987 में गठन कर दिया गया, जिससे कुछ मामलों को नीचे ही खत्म किया जा सके। सारे मामले पहुँचेंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, भारत की जनसंख्या ऐसे इतनी है। तो उसके लिए क्या किया, भारत में जनता को जल्दी न्याय प्रदान करने के लिए, अभी जनता की अदालत बोलते हैं तो उसमें क्या होगा, गवाह लाने के लिए टाइम नहीं देंगे, उसको बोलेंगे चलो भाई तू बता तू बता, तो ऐसे क्या होगा, सब सामने बैठ के सामने सामने फैसला हो जाता है, तो क्या है, त्वरित न्याय हो जाता है। तो भारत की जनता, उद्देश्य क्या था इसका, उद्देश्य अगर लिखे तो भारत की जनता को जल्दी न्याय देने के लिए किसका गठन किया गया, लोक अदालतों का, मतलब जनता के स्तर पर अदालतों का क्या स्थापना की गई, किससे, विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से। किससे स्थापना, किसके द्वारा, विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से, ठीक है, विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से इसकी स्थापना की गई। सामान्यतः इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती, ठीक है, जो यहाँ पर फैसला हो गया तो उसके खिलाफ सामान्यतः इसके निर्णय के खिलाफ, इसके निर्णय के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारी लोक अदालत, स्थापना 1987 में, उद्देश्य भारत की जनता को त्वरित न्याय मिले, जल्दी न्याय मिले, उसके लिए स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा के माध्यम से इसकी स्थापना की, और इसके जो निर्णय होते हैं सामान्यतः उनके खिलाफ ऊपर वाली अदालतों में क्या अपील नहीं की जा सकती। ठीक, तो ये था आज का हमारा अंतिम क्लास हमारी न्यायपालिका पर, जिसमें हमने अधीनस्थ न्यायालयों को पढ़ा, इसके माध्यम से हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट को पढ़ा, अधिकरण क्या होते हैं वो जाना, उसके बाद पारिवारिक न्यायालय होते हैं वो जाना, फिर लोक अदालतों को समझा। तो आशा करते हैं हमारे प्रयास आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।